नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्पीसेस अकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक दल के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, बेसिकली एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और वैसे भी हम लोग की बेसिक नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इतना तो आप लोगों को मालूम ही होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर हमारे देश में जो राजनीतिक प्रणाली है वो किस तरीके से काम करती है, कौन कौन किस तरीके के दल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सब जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इनके बारे में जानकारी देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल जो है राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य दल पर देखिए बेसिकली यहाँ पे पूछा गया था कि जो एक पार्टी है राजनीतिक दल, अगर उसको राष्ट्रीय दल, क्या बात हो रही है, राष्ट्रीय दल का अगर उसको दर्जा पाना है तो उसके पास में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो राज्य स्तर का दल होना चाहिए, वो कम से कम अगर 4 राज्यों में अगर उसको राज्य स्तर के दल का जो है दर्जा प्राप्त है तो वो राष्ट्रीय दल बन सकता है। तो यहाँ पे बेसिकली यही बात दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल या फिर राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है यदि। तो हम लोगों ने देख लिया कि राष्ट्रीय दल वाला देख लिया, अब हम लोग राष्ट्रीय स्तर का, अब हम लोग क्षेत्रीय यानी कि राज्य स्तर में क्या होना चाहिए जो उसको मान्यता मिलेगी। तो वह राज्य में या तो देखिए लोकसभा, या तो लोकसभा की चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव, दोनों में से कोई एक, चाहे लोकसभा या अथवा विधानसभा, दोनों में से एक में 8% वोट प्राप्त करता है। तो अगर उसको 8% वोट मिलते हैं लोकसभा में या फिर विधानसभा में, या दूसरी कंडीशन क्या है कि वह संबंधित राज्य के किसी जो है आम विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का उसको 6% और न्यूनतम 2% सीटें प्राप्त हो। या तो उसको 8% जो है वोट प्राप्त हो जाए, या फिर अगर 6% वोट मिले और साथ ही साथ उसको 2 सीटें मिल जाए, तो इन दोनों ही कंडीशन में वो जो है राज्य स्तर का दल का दर्जा प्राप्त कर सकता है। अगला है किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति जो है तब मिलती है जब। तो यहाँ पे कब कब मिलेगी वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन है कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा यानी कि जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम कितना 6% मत और कम से कम जो है 4 लोकसभा सीटें प्राप्त होनी चाहिए। 6% मत तो होने चाहिए उसके पास में और 4 लोकसभा की सीटें उसके पास में होनी चाहिए, तब वो राष्ट्रीय स्तर के दल का दर्जा प्राप्त हो सकता है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि उस दल को जो है लोकसभा की कुल सदस्य संख्या में कम से कम 2% सीटें प्राप्त हों। और जो मान लीजिए जो भी टोटल संख्या है लोकसभा सदस्यों की 2% अगर उसको सीटें प्राप्त हो जानी चाहिए, और वो भी कहाँ पे, कम से कम 3 राज्यों से चुने हुए हो। ये 2% भी उसको मिनिमम 3 राज्यों से चुने हो तब उसको दर्जा मिल सकता है। अगली कंडीशन क्या है कि वह दल कम से कम 4 राज्यों में, इसको तो हम लोग देख ही चुके हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही हम लोग, तो ये 3 कंडीशन थी, इनमें से अगर कोई फुलफिल करता है तो उसको राष्ट्रीय दल का जो है दर्जा प्राप्त हो सकता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। तो राष्ट्रीय शब्द किससे प्रभावित था? तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से ये प्रभावित था। 1999 में किस पार्टी के विघटन ने जो है राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी के जो है विघटन से इसका गठन हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, समाजवादी पार्टी में से राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता किसको प्राप्त नहीं है? तो समाजवादी पार्टी को नहीं प्राप्त है। कांग्रेस, भाजपा, सीपीआई और अकाली दल में से क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो अकाली दल। राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है पूछ रहा है, तो तेलुगु देशम नहीं है। आम आदमी पार्टी कैसी है? एक पंजीकृत राज्य स्तरीय पार्टी। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था तब, अब तो इसको जो है राष्ट्रीय दल का जो है उम्मीदवार ये हो गई है पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक थे तो भीमराव अंबेडकर जी। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्थापना की थी तो ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन एंड इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। अब क्वेश्चन आपका मैचिंग का है, तो सीपीआई की स्थापना कब हुई थी? 1925 में। सीपीएम की स्थापना 1964 में। एआईएडीएमके की स्थापना 1972 में। और तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना हुई थी 1982 में।
अगला है कि भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों यानी कि सीपीआई और सीपीआईएम में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में। चुनाव बॉन्ड योजना 2018 के संबंध में जो करंट अफेयर में चर्चा में था, चुनाव बॉन्ड योजना 2018 में, तभी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चुनाव बॉन्ड योजना में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो है राजनीतिक दलों को मिलने वाला जो चंदा होता है उसकी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना इसका मेन उद्देश्य था। चुनावी बॉन्ड जारी होने के जो तिथि होती है उससे 15 कैलेंडर दिवस बाद तक, यानी कि जब भी आप इसको जारी करती है बैंक, तो उसके मैक्सिमम जो है 15 दिनों तक ही ये वैध रहता है, उसके बाद में ये अवैध हो जाता है। पात्र राजनीतिक दल के द्वारा अपने खाते में जमा कराए गए चुनावी बॉन्ड का भुगतान उसी दिन किया जाएगा। तो ये चीज़ें उसमें दी हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे आपका कथन दे रखा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली साझा सरकार के अभिशासन के लिए राष्ट्रीय एजेंडा में कुछ नीति निर्देशन, कुछ वायदे और कुछ मार्गदर्शन सिद्धांत समाहित हैं। तो बिल्कुल समाहित है, सभी पार्टियों के होते हैं जो भी नेतृत्व में आती है। कारण यहाँ पे है कि वह बहुत सी चीज़ों की बृहद विस्तार में चर्चा करता है। तो ऐसा नहीं है वो ही नहीं करता, सभी पार्टियाँ करती हैं, जो भी गवर्नमेंट में आती हैं तो सभी करती हैं। तो यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण तो नहीं कर पा रही है ये स्टेटमेंट। तो हमारे दोनों ही चीज़ें ए और आर सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर पा रहा है। अगला हमारा जो है कथन दे रखा है कि भारत में केंद्रीय लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन में सदस्यों का बहुमत पाने वाले राजनीतिक दल ही सरकार बनाते हैं, ना कि मतों में बहुमत पाने वाले। तो बिल्कुल सही बात है, अगर बहुमत जो है सीटों में होना चाहिए, ना कि किसी को वोट ज़्यादा मिले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कारण यहाँ पे कि बहुमत प्रणाली पर आधारित निर्वाचनों में प्राप्त मतों की अपेक्षित बहुलता के आधार पर ही परिणाम का निर्णय होता है। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं और स्पष्टीकरण यानी कि व्याख्या भी सही हो रही है। अगला कथन दे रखा है कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% सीटों के आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। तो बिल्कुल है, तो इसलिए क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि उनको पहले से ही इतना प्रतिनिधित्व मिला हुआ है, तो हमारा ये तो गलत हो जाएगा। आर देखते हैं, तो चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वे चुनाव लड़ रहे हैं उसके 33% सीटों को महिलाओं के लिए नियत कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। तो ये तो बिल्कुल सही, ये हो सकता है हमारा सही। तो हमारा यहाँ पे कारण आर जो है वो सही है, अगर वो चाहें तो ये ऐसा जो है कर सकते हैं। अगला है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको? तो ये देता कौन है? तो भारत का चुनाव आयोग जिसको देता है ये दर्जा। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो 1951 है, राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है कि किस तरीके से उनका पंजीकरण होगा, ये सब बातें लिखी हैं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। राजनीतिक दलों का पंजीकरण कौन करता है? निर्वाचन आयोग। देख चुके हम लोग। राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक दल वह है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो, तो ये भी हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं कि भारत में स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है। तो सही बात है, स्थायी दलीय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसको स्थायी रूप से घोषित करे। कभी भी उस पार्टी का विघटन, गठन या फिर जो है वो पार्टी समाप्ति हो सकती है। ऐसा नहीं कि पार्टी हमेशा ही चलती रहेगी। कारण क्या है कि अत्यधिक संख्या में राजनीतिक दल हैं। तो यहाँ पे अत्यधिक जो है संख्या में राजनीतिक दल तो हैं, लेकिन इससे कोई इसका लेना देना नहीं है कि स्थायी दलीय व्यवस्था से। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही है, किंतु जो है आर ए की सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, तो किस लिए होता है? दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयन है तो समय समय पर हो। आगे एक दबाव समूह माना जा सकता है, तो प्रेशर ग्रुप्स जिसको बोलते हैं। तो मजदूर संघ के सदस्यों का अन्य भी इसमें ऐड होते हैं। तो जैसा भी क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें आपके ऑप्शन में था कि मजदूर संघ के सदस्यों को जो है प्रेशर ग्रुप माना जा सकता है। तो मजदूर हो गए, मजदूर यूनियन हो गए, कोई भी यूनियन बन जाए तो वो एक कहीं ना कहीं प्रेशर ग्रुप का काम करता है। स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था का रूप में वर्णन किसने किया? तो रजनी कोठारी के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी कि अगर स्वतंत्रता के बाद में देखें तो भारत में कांग्रेस की ही सरकार रही थी लगभग। आप देखेंगे 1967 तक सेंटर और स्टेट दोनों में ही कांग्रेस की सरकार रही थी। तो इसी बेस को जो इन्होंने आधार बनाकर जो है रजनी कोठारी जी ने ये बात उठाई थी। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था तो वो कौन सी तिथि थी? 15 फरवरी 1985। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता
प्रथम बार कब मिली थी? तो वर्ष 1985 में। अगला है कि भारत में जो है राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में किस स्थिति में मान्य होगा? तो जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय पर सहमत हों तभी वो जो है मान्य होगा। अगला है कि अगला जो है हमारा कि राज्य की विधायिका या फिर संसद का एक सदस्य निर्वाचन के बाद भी भारत में दल बदल के आधार पर होने पर भी निरर्था का अपवाद माना जा सकता है। तो कब माना जा सकता है? यदि राज्य की विधायिका या संसद के किसी सदस्य का अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने पर वह स्वेच्छा से अपने मूल राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि ऐसे पद पर न रहने के पश्चात भी वह राजनीतिक दल में पुनः सम्मिलित हो जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली वही बात है कि अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष होंगे वो जो है इसके आधार पर इनको अपवाद में डाला गया है। इनको जो है दल बदल के आधार पर नहीं, इनको निरर्था से अयोग्य ठहराया जाएगा। ये अपने दल की सदस्यता छोड़ भी सकते हैं और जब अपना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद छोड़ेंगे तो पुनः ही दल में शामिल हो जाएंगे। तो इनको जो है अपवाद में रखा गया है। दल परिवर्तन विरोधी विधि 1979 में ही अधिनियमित कर दिया गया था। तो किसमें? जम्मू कश्मीर में। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आधिकारिक तौर पर एक राजनीतिक दल अथवा राजनीतिक दलों के गठबंधन को विपक्ष की मान्यता देने में तो कम से कम कितने सदस्य चाहिए? तो 10% चाहिए हैं। लगभग आप 54 सदस्य यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। वही बात यहाँ पे नोट के द्वारा समझाई गई है कि लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा विपक्ष के नेता की मान्यता हेतु लोकसभा की सदस्य संख्या टोटल अभी 545 है। इसका 10% आप देखेंगे तो 54.3% हो जाता है। तो समथिंग 54 सदस्य संबंधित पार्टी के होने चाहिए, तभी उसको जो है विपक्षी पार्टी का दर्जा मिल सकता है। साम्यवादी दलों ने संयुक्त रूप से भूपोरतम आंदोलन चलाया था। तो ये कहाँ पर चलाया था? आंध्र प्रदेश में। अगली है कि कामराज योजना का उद्देश्य था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जीवंत बनाना इसका उद्देश्य था। अगला कथन है कि भारत में लिखित संविधान है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारे यहाँ पर लिखित संविधान है। कारण है कि शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन यहाँ पे लिखित संविधान से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो इस वजह से हमारे जो है स्टेटमेंट देखेंगे तो अब ए और आर दोनों ही सही हैं, परंतु स्पष्टीकरण एक दूसरे का नहीं कर पा रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है संविधान संशोधन। तो अभी तक जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए हैं तो इस टॉपिक में जो है हमारे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है क्या क्या महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए। चलिए हम लोग देखते हैं कि करके। तो यहाँ पे कथन दे रखा है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, हमारा जो संविधान का संशोधन होता है वो आर्टिकल 368 के तहत होता है। यहाँ पे कारण है कि संसद भारत की जनता के द्वारा निर्वाचित उच्चतम विधायी संस्था है, इसीलिए जो है उसको संविधान में संशोधन करने की पावर मिली हुई है। हालांकि इस पर अगर कुछ गलत संशोधन हो जाता है तो उसके लिए न्यायपालिका बैठी हुई है, लेकिन संविधान में संशोधन तो कर ही सकती है। तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही निकल रहा है। भारतीय संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। देखिए, जो संविधान संशोधन विधेयक होता है उसको दोनों ही सदनों के चाहे जो आपकी लोकसभा और राज्यसभा होती है, दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। वैसे होता क्या था कि साधारण बहुमत को आप देखेंगे तो जो है उसके लिए ज्वाइंट मीटिंग भी आप देखते हैं कि संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसके द्वारा ही पारित करा दिया जा सकता है। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि मैंने ये सब चीज़ें आपको डिटेल में कराई हुई हैं पॉलिटी में। तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे आप देखेंगे नीचे जाके प्लेलिस्ट में जब आप नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने हैंड राइटिंग नोट से आपको लगभग 40 लेक्चर वहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पे आपको डिटेल में कराई हुई है। एक एक चीज़ जो है वहाँ पे आपको बेसिकली बेसिक से ले जाके स्टैंडर्ड तक आपको समझाएगी। तो आप लोग उन वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप लोगों को डिटेल में ये सब जाननी है। अगर आपको जो है रिवीजन के पर्पज़ से देखना है तो इस वीडियो को आप जो है रिवीजन के तौर पर ले सकते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की जो राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी कि सहमति देनी होगी, शब्द से जो है स्थानापन्न करके निम्नलिखित संशोधन द्वारा छीन लेगी थी। तो 24वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से ये परिवर्तन हुआ था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 का जो सब क्लॉज 2 है के उपबंधों के तहत यदि कोई विधेयक भारत की संसद के द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा के पास संकल्प के द्वारा अनुसमर्थन के लिए आता है तो इस संबंध में सही कथन क्या होंगे। देखिए, राजस्थान का नाम आ गया है तो राजस्थान पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विधानसभा
संकल्प पारित कर सकती है, विधानसभा संकल्प को अस्वीकार कर सकती है, ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं कर सकती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे दी गई थी। भारतीय संविधान में जो है संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही लाया जा सकता है। ऐसा कोई बात नहीं है कि सिर्फ लोकसभा में आएगा, संसद के किसी भी सदन से ये स्टार्ट प्रोसेस हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार इन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संपुष्ट आवश्यक है। तो किस किस लिए जो है आधे राज्यों की जो है मंजूरी होती है, तो संविधान के संघीय प्रावधान को लेकर अगर कोई परिवर्तन होना है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को लेकर परिवर्तन होना है, या फिर संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको लेकर अगर कोई चेंजेस करने हैं, तो उसमें आधे राज्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य होगी। वे विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों, वही विधानमंडल के अनुसार वही है कि आधे राज्यों की स्वीकृति कब कब होनी, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित कोई परिवर्तन, संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची, इनमें से अगर कोई तीनों में से कोई भी अगर परिवर्तन होना है तो उसके लिए आधे राज्यों की स्वीकृति भी अनिवार्य होगी। अगला है कि संविधान संशोधन से संबंधित सही कथन है, तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की 2 विधियों का उल्लेख किया गया है। संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति जी अगर चाहें तो उसको जो है उस पर वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे संविधान संशोधन विधेयक पर। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की जो ज्वाइंट मीटिंग नहीं बुलाई जा सकती, यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं होता है। दोनों ही सदनों के द्वारा अलग अलग ये पारित होना चाहिए। उस स्थिति में जबकि लोकसभा के द्वारा पारित किसी संविधान संशोधन विधेयक को उच्च सदन अस्वीकार कर दे, तब क्या होगा, तो विधेयक अंतिम रूप से समाप्त हो जाएगा। अगला है कि भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक जो कब लाया गया था, तो पहला हुआ था 1951 में। संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 पारित हुआ था, किससे संबंधित था, तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि तथा कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची परिवर्तित है, तो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची ऐड की गई थी। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीत से निर्धारित की जाएगी जिसका संसद विधि के द्वारा उपबंध करे। अंततः स्थापित ये कब बात हुई थी, तो 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है कि सही सुमेल इस प्रकार है, तो मैचिंग का क्वेश्चन था इस तरीके से। तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा मिला था। 75वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य स्तरीय किराया अधिकरणों की स्थापना हुई थी। 80वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके आधार पर जो है 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था। 83वां जो संविधान संशोधन हुआ था वो किस लिए हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जातियों हेतु कोई आरक्षण नहीं है, क्योंकि वहाँ इनकी प्रभावकारी संख्या नहीं है। यहाँ का समाज आदिवासी समाज है। अगला एक सही कथन है कि भारत के संविधान के 99वें संविधान संशोधन, जिसको राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग संबंधी जो था, को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया था, क्योंकि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता है। तो NJSC एक्ट आप सभी को मालूम होगा, तो इसके बारे में चर्चा नहीं करते। दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र कब बना था, तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहली बार संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान कब किया गया, तो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल विरोधी प्रावधान ऐड किए गए थे। अगला है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था, तो 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा। मतदाता की आयु घटाने से संबंधित देखिए, पहले क्या था कि 21 वर्ष मतदान की आयु थी। अब जब 61वां संविधान संशोधन आया था उसके बाद में 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला है कि भारतीय संविधान का 79वां एवं 104वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो लोकसभा और राज्यसभा में जो है अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग निकायों में बांटा गया, तो किसके आधार पर, 89वें संविधान संशोधन के आधार पर। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य हैं जिनका निराकरण या फिर उनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकती है, तो भारत की संसद कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित कब किया था, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में इसको पहली बार सीमित किया था। लघु संविधान कहा गया, तो देखिए जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसको लघु संविधान कहा गया है, क्योंकि इसके माध्यम से कई चीज़ें जो है
महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें ऐड की गई थी। अगला है कि यह प्रावधानित करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 का सब क्लॉज बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करता है। तो ये बात कब हुई थी? 25वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। अगला यहाँ पे सही कथन जो है कि मिनर्वा मिल्स बात जो है 1980 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि केवल अनुच्छेद 39 का खा और गा में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अनुच्छेद 14 एवं 19 में उल्लिखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता संवैधानिक है। तो बेसिकली आप लोग देखिए, ये जो है आपको ऑर्डर में भी लगाने को आ जाते हैं कि कौन सा बात कब आया था। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको ये रखनी है कि मिनर्वा मिल्स बात कब आया था 1980 में, और उसके बाद में ये क्या क्या इसमें प्रावधान थे। तो ये भी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं। संवैधानिक संशोधनों मौलिक अधिकारों के कर्तव्यों से संबंधित था। तो 42वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्यों से जुड़ा हुआ था, इसी के आधार पर मौलिक कर्तव्य जुड़े गए थे। सिक्किम एक नया राज्य बना था तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 53वें संविधान संशोधन के आधार पर। केंद्र और किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। जो वहाँ पे क्या मंत्रिपरिषद का देखिए जो आकार होता है वो टोटल मेंबर का 15% से अधिक नहीं होगा। ये बात कहाँ पे लिखी? 91वें संविधान संशोधन में लिख दी गई थी। संविधान का बात करें 93वां जो संविधान संशोधन विधेयक था किससे संबंधित था? तो 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित था। नोट यहाँ पे दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन की गौरतलब है कि यह संविधान संशोधन विधेयक अधिनियमित होने के बाद में ही 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में इसको जाना गया था। यहाँ पे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 2010 में यह लागू हो गया था। अगला है शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21 का सब क्लॉज ए संविधान में कब जोड़ा गया? 86वें संशोधन के द्वारा। अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का जो आरक्षण दिया गया था वो 93वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया था। 2012 में संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का सरोकार है तो सहकारी संस्थाओं के गठन के कार्य संचालन से यह संबंधित था। अगला है अनुच्छेद 19 का एक का जो सब क्लॉज सी है में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया है। तो किसके आधार पर? 97वें संविधान संशोधन 2011 के आधार पर। संविधान संशोधन अधिनियम जो जीएसटी का प्रावधान करता है तो 101वां संविधान संशोधन जो 2016 में आया था इसके माध्यम से जीएसटी का जो है प्रावधान जोड़ा गया था। 94वें संविधान संशोधन 2006 में आया था तो इसने किसमें संविधान संशोधन इसमें किस आर्टिकल में संशोधन हुआ था? तो अनुच्छेद 164 में। 95वां जो हुआ था 2009 में इसने अनुच्छेद 134 में संशोधन 96वां 8वीं अनुसूची से संबंधित था और 103वां संविधान संशोधन 15 अनुच्छेद से संबंधित था। भारत में मार्च 2021 तक कितने संविधान संशोधन हो चुके थे? तो 104 हो चुके थे। अगला मैचिंग का क्वेश्चन है आपका कि 13वां संविधान संशोधन किस में हुआ था? नागालैंड को लेकर। 18वां संविधान संशोधन राज्य को पुनर्भाषित किया गया था। 39वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, इससे संबंधित था। 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम से संबंधित था। 38वां संविधान संशोधन न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन से संबंधित था। तो अगला जो हमारा चैप्टर है राजभाषा का, इसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आज के जो आप वीडियो है इससे आपको काफ़ी आपके एग्ज़ाम में आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से मैं आपको वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।